नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत पे आपका स्वागत है। राजेश भाई, एक बहुत बड़ी घटना पिछले दिनों राज्यसभा की 40 सीटें तो पहले निर्विरोध हो गए थे, लेकिन बाकी 15 सीट, जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, 4 सीटें कर्नाटका की और 1 सीट हिमाचल प्रदेश की, यहां पे इलेक्शन हो गया। हर जगह एक एक कैंडिडेट ज्यादा था। और कर्नाटक में तो कांग्रेस मतलब अपने उस सीट को बचा ले गई, वहां सेंध नहीं लगा पाई बीजेपी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा की क्रॉस वोटिंग हुई और हिमाचल प्रदेश में मतलब 6 वोट कांग्रेस के खिसक गए, जिन्होंने जाके वोट कर दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, और 34-34 पे मामला बराबर पे आ गया। अब उस 34-34 का मतलब ये था कि उसके बाद वो लॉटरी से फैसला हुआ। तो जैसे ये हो रहा है कि वो छीनी क्या, अब तो लॉटरी लॉटरी के उसमें, लेकिन 6 विधायक कांग्रेस के बीजेपी के पाले में वोट कराए थे। मैं थोड़ा इस प्रश्न को आपको मैं अपनी समझ के लिए आपसे कर लूं। वहां पे जब ये हो गया तो ऐसा लगा कि सरकार गिर जाएगी। तो कांग्रेस ने जो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड बोलते हैं, डीके शिव कुमार जी को वहां भेजा, भूपेंद्र हुड्डा साहब गए, भूपेश बघेल गए। और जो एक जो जैसा लग रहा था कि वहां पे मैं इस बात को थोड़ा लंबा इसलिए बोल रहा हूं, जब 25 सीट होने के बाद में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया था, तो क्या कांग्रेस को नहीं, राजीव शुक्ला को समझ में नहीं आ रहा था कि यहां कुछ हो सकता है? जब राजीव शुक्ला वहां दिन रात वहां के इंचार्ज बनाए गए, उनको नहीं समझ में आ रहा था? और ये 6 विधायकों ने दिया। और जैसा कहा जा रहा है कि ये जिसकी धुन पे नाच रहे थे, वो बैंड मास्टर साहब विक्रमादित्य साहब कांग्रेस में रह गए थे। तो अगर टेक्निकली विक्रमादित्य साहब उधर हो जाते तो 35-33 हो जाता। मेरा सिर्फ समझना आपसे यह है, वोटिंग क्रॉस वोटिंग पे आपको वो नहीं, आप अदल बदल वाला कानून नहीं लगता है। लेकिन डीके शिव कुमार ने वो जो दवा बनाने की जो अभी तक मोनोपोली थी बीजेपी की, और उसके एक ही प्रिस्क्रिप्शन एक ही साहब लिखते थे, वो ही डॉक्टर लिख सकते थे, वो उस मोनोपोली को इस बार थोड़ा डीके शिव कुमार ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने 15 विधायक जब हंगामा किए, उनको सस्पेंड कराया। और उसके बाद फाइनेंस बिल पहले ही आ गया था, दोनों पार्टीज के विप थे। और ये जो 6 विधायक हैं, मैं उस पर भी अलग से आपसे बात करूंगा, लेकिन ये 6 विधायक वहां नाम मौजूद थे, विप का उल्लंघन हुआ। और टेक्निकली वो विप के उल्लंघन के आरोपी हुए। उनको कल शो कॉज नोटिस दिया गया, वो आके अपना पक्ष रखे, 7 दिन का समय मांगे, ऑर्डर रिजर्व हुआ, और आज उनको सस्पेंड नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब टेक्निकली आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, वो 62 सीट की रह गई है, 6 कम हो गए हैं। 62 में जिसको मेजोरिटी चाहिए उसके पास 32 होने चाहिए। कांग्रेस के पास इस समय 34 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 प्लस 3 इंडिपेंडेंट जो उनके साथ हैं वो 28 हैं। अगर विक्रमादित्य जी भी उधर जाते हैं, जो इस्तीफा देके बैठे हुए हैं, तब भी वो 33 और 29 रहेगा। मैं सिर्फ इस बात को ये कह रहा हूं कि ये नाकेबंदी, अब कांग्रेस पहले से अगर इस तरह की चीज कर ली होती तो उसको कई जगह का लॉस नहीं होता। ये बहुत लेट आया, लेकिन जो भी हो रहा है, वो आपको लगता है कि कांग्रेस कम से कम जग गई है, जो अभी तक जगी भी नहीं थी? धन्यवाद आनंद जी। देखिए, इस पूरे हिमाचल प्रसंग में 2-3 बातें बहुत साफ निकल के आती हैं। एक तो ये कि जब आप देख रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी देख रही थी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनावों में और चुनाव के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए, और दूसरा कि किसी भी निर्वाचन से पहले खरीद फरोख्त की जिस तरह से, या अपने पाले में ले जाने के लिए जिस तरह से वो प्रपंच करती है, या जिस तरह से जो चौंचले होते हैं, उनको तो कोई छिपी हुई बात तो थी नहीं। और लगातार आप पिछले 10 वर्षों का आप उदाहरण देखें तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार आप ये पाएंगे कि कांग्रेस के साथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी व्यवहार कर चुकी है। तो जब ऐसा कर चुकी है, आपके पास सरकारें बची हैं हिमाचल की, कर्नाटक की और तेलंगाना की। अब अगर ये 3 सरकारें हैं, तो पहले से जो अलर्टनेस जो होनी चाहिए थी, कहां पर किस तरह से उस चुनाव में जो है खतरा हो सकता है, कैसे गणित हो सकते हैं, ये इन्होंने देखा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी की
जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा है उसके प्रति कभी सवाल नहीं उठे। प्रतिभा जी का भी कभी सवाल नहीं उठा उनकी निष्ठा पर, और सारा चुनाव प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह के परिवार के इर्द गिर्द लड़ा गया, उनको ध्यान में रखा गया। तो विक्रमादित्य सिंह की जो एक नाखुशी है, जिस तरह से आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी एक राजघराना सिंहदेव का है, और जिस तरह से उनको लास्ट मोमेंट पे डिप्टी सीएम बनाया गया, और हालांकि उसके नतीजे बहुत ज्यादा नहीं बन पाए क्योंकि काफी देर हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्रमा और इस असंतोष से पार्टी आलाकमान वाकिफ था। ये आनंद जी, ये बात नहीं थी कि वो जानता नहीं था, पार्टी आलाकमान को मालूम था। फिर भी आप ये देखिए कि पार्टी के भीतर रहते हुए, जबकि सारी पार्टी आपके साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं, तो जो हमेशा लॉयल रहे हैं उनके प्रति आप सवाल, दो तरह का रवैया नहीं रख सकते। दो तरह के रवैये से मतलब, एक हमारे पास राजस्थान का नमूना है कि सचिन पायलट किस तरह से जा रहे थे, बेंगलोर में रहे थे, और सब कुछ करने के बाद भी उनको वापस पार्टी ने उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया। दूसरा, कमलनाथ ने त्रिपुंड लगा के, साधु वेश धारण करके और तमाम तरह की हवाओं अटकलों के बाजार को गर्म किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत ज्यादा उनका फेवर नहीं कर रहे थे, तो उनके उनके लिए भी आपने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा। फिर हिमाचल के मामले में इतना टफ क्यों हुए? आप ये कह सकते हैं कि तकनीकी तौर पर सरकार को बचाने के लिए, सरकार को बचाने में मुझे नहीं लगता कि जो है उन विधायकों का, अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होता, तो वो विधायक शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल वोट करते, ऐसा मुझे लगता है। क्रॉस वोट का अलग बात है, और क्रॉस वोट में उधर वो जो चीज है वो बिल्कुल एकदम अलग चीज है। तो पहली बात तो ये है जो मुझे लगता है कि आला कमान इस मामले में थोड़ा सा संवेदनशील, अलर्ट और सावधान रहना चाहिए था। और जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आनंद जी ये है कि हमने देखा है कि ये पहला अवसर नहीं है जो प्रदेश प्रभारी होते हैं कांग्रेस के, वो कई दफे जो एक प्रोएक्टिव रोल जब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके जो संगठन के प्रदेश प्रभारी होते हैं वो जिस तरह से 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, वैसे कांग्रेस के प्रभारी नहीं रहते। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, और हमने देखा है कई प्रदेशों के मामलों में, गोवा में देखा है, असम में देखा है, आंध्रा में देखा है, और बिहार में भी देखा है बहुत पहले। तो कई मामले ऐसे हुए हैं जब प्रदेश प्रभारियों की जो चूक है वो कांग्रेस को बड़ी भारी पड़ी है। तो मैं, अगर हिमाचल में आपकी सरकार चल रही है तो लगातार 5 वर्षों तक चलती रहेगी, इस बात की आज के माहौल में कोई गारंटी नहीं है आनंद जी। जब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है और चाह रही है कि आने वाला जब लोकसभा चुनाव हो तो सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में, या जहां जहां संभव है, एन केन प्रकारेण वो अपनी हुकूमत या अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें। तो जब इस तरह की तिकड़में चल रही हैं, ऐसे में तो उनके प्रदेश प्रभारियों की स्थिति और मजबूत, जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल उनको अदा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये दो बातों पर कांग्रेस की रणनीति शायद कहीं कमजोर साबित हुई। जी राजेश साहब, मुझे एक दो चीजें जरा समझाइएगा। मैं इसलिए क्योंकि हम और आप एक इसको थोड़ा और शार्पली फोकस कर लें। पहली चीज जहां तक है कि जो प्रभारी की बात हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब ये प्रभारी डीके शिव कुमार कर्नाटक में इलेक्शन होते हैं तो वो खुद पोलिंग एजेंट बनते हैं। मतलब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोलिंग एजेंट बनना जनरली नहीं होता है। ये डीके शिव कुमार तेलंगाना को जिता के ले जाते हैं। ये डीके शिव कुमार गुजरात में जब इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो, अहमद पटेल का, जिसमें अमित शाह और मोदी जी बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे और इनको एमएलए को लेके बेंगलोर आए थे, ये उन एमएलए के साथ डीके शिव कुमार अहमदाबाद जाके और उनको जिता के, जिसको कहते हैं बीजेपी के मुंह से वो छीन के ले आए थे। बिल्कुल। इसके सामने जो राजीव शुक्ला जी हैं वो संदिग्ध, वो हरदम संदेह के घेरे में रहते हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला जी ने आज तक प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़ा है। राजीव शुक्ला जी साफ साफ जो कॉर्पोरेट ब्रोकर हैं उसकी तरह से वो एस्टैब्लिश्ड है वहां।
बिल्कुल ये कांग्रेस की गलती है, क्योंकि अगर कांग्रेस ये सब जानते हुए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजीव शुक्ला जी राहुल गांधी के गाड़ी में खड़े होकर टाटा कर रहे थे सबको, और हर टाटा के साथ 2-4-500 2-4 हजार वोट कम कर रहे थे, क्योंकि राजीव शुक्ला को देखते ही कोई इंस्पायर नहीं होता है, सबको लगता है देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया इसका। तो अगर ये कांग्रेस कर रही है तो बिल्कुल कांग्रेस की गलती है। लेकिन एक एंगल और था, जो एंगल कांग्रेस को बिल्कुल देखना चाहिए था, वहां पे राजीव शुक्ला जी का एक बीसीसीआई एंगल है। वो जय शाह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ये उनकी प्रतिबद्धता एक तरह से बीसीसीआई से है। वो आईपीएल इतना बड़ा बिजनेस है, इतने लाखों करोड़ों का बिजनेस है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और हमको और आपको इसकी बात भी करनी चाहिए। पहली बात तो ये हुई। तो ये जहां तक प्रभारी की बात थी, कांग्रेस ने गलत प्रभारी रखा था, क्यों रखा था, अब कांग्रेस को उसका मूल्य चुकाना पड़ा, और अब उसको डिस्कशन में भी आ गया है। दूसरी बात, जो विक्रमादित्य सिंह हैं, ये तय बात थी कि अगर ये 34-34 रहता और अगर फ्लोर टेस्ट फाइनेंशियल होता तो विक्रमादित्य सिंह उस दिन एब्सेंट करते तो ये सरकार गिर जाती, क्योंकि इन्हीं के, ऐसा जो कहा जा रहा है इन्हीं के कहने पे है। दूसरी चीज, एक एंगल और है, ये जो 6 लोग हैं, ये लोग अभी तक वापस शिमला नहीं आ रहे हैं। ये उस दिन जब इन्होंने वोट दिया, इनको एक हेलीकॉप्टर लेके पंचकुला चला गया, फिर पंचकुला से एक हेलीकॉप्टर इनको स्पीकर के सामने लेके आया, फिर वही हेलीकॉप्टर फिर पंचकुला चल, मतलब ये पंचकुला वो कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा प्रभाव में है और उसको पट्टे को इतना स्ट्रांगली बांधा गया है कि इनको हिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे समय में विक्रमादित्य सिंह, जिनको हम लोग ने कहा उनके पिताजी, उनकी माताजी, सब लोग इसमें रहे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जब राम जन्मभूमि में अकेले कांग्रेस के पूरे उसमें अकेले कांग्रेस के मंत्री जी या अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधि जो आके यहाँ 22 जनवरी को उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अकेले व्यक्ति कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि मुझे तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो डर ये लग रहा था कि जैसे जयंत चौधरी को मोदी जी में चरण सिंह जी का अक्स दिखाई देने लगा, इनको कहीं वीरभद्र सिंह जी का अक्स नहीं दिखाई। मैं दोनों चीजों पे, ये इनहेरेंट समस्या कांग्रेस की है, लेकिन इसको भी तो कहीं डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये संदेह के घेरे में आ गए थे राजीव शुक्ला जी, ये पैसा कहीं से आ रहा था, हेलीकॉप्टर किया जा रहा है, भाई हेलीकॉप्टर बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस हेलीकॉप्टर देगा नहीं। मैं थोड़ा इस पे भी आपका, क्योंकि ये लोग अबव बोर्ड नहीं थे, राजेश भाई। देखिए आनंद जी, यहाँ पे भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय लोकतंत्र में जिस दौर से गुजर रहे हैं, अब वो विचार और सिद्धांतों की सियासत नहीं करता, ना ही उसकी नुमाइंदगी करता है। आज की सियासत में, आज की राजनीति में बीते कुछ वर्षों से हम देखते हैं कि उसमें धन प्रधान है, पैसा प्रधान है। तो पैसे का जो मूल भाव है, पैसे के जरिए राजनीति करने की जो बात है, चुनाव प्रचार से लेकर के और बाद की सारी गतिविधियों में, देखिए चुनाव में भी तो हम देख रहे हैं कि अभी हमने जो राज्य की हालिया विधानसभा के चुनाव देखे, तो उत्तर प्रदेश में भी देखा था और मध्य प्रदेश में भी देखा, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान में, कि भाई कि आप कैश नकद आप अपने मतदाताओं को दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो साफ साफ कहा जा रहा था कि आप जो है अनाज हम आपको दे रहे हैं, हम आपको अपना नमक खिला रहे हैं। तो जब इस तरह की सियासत हो रही हो तो निश्चित रूप से हम इस बात की आशंका को नकार नहीं सकते कि कहीं ये खेल का जो कारोबार है उसके तार कहीं आंतरिक तौर पर जुड़ते होंगे। और दूसरी चीज कि खेल के कारोबार के तार जुड़ते होंगे, दूसरी बात यह है कि देखिए हम सब, चूंकि राजीव शुक्ल हमारी जमात से आते हैं और बहुत पहले जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, पत्रकारिता से को छोड़ के, और वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, तो वो कांग्रेस से तो नहीं चुने गए थे, और दूसरे अन्य दलों में उनके हमेशा से संबंध बहुत अच्छे रहे। अब इसमें उनकी प्रतिष्ठा, साख और छवि पर आंच आई है। अगर उनके संबंध दूसरे दलों में इतने अच्छे थे, खेल के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो उनके प्रभारी रहते हुए ही उनके मित्रों, खेल मित्रों ने या उस प्रतिद्वंदी पार्टी ने कैसे ये सेंध लगाई, ये सवाल निश्चित रूप से केवल पार्टी को पूछने का हक नहीं है,
ये मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के हर मतदाता को पूछने का हक है कि जनाब, हाँ, चलिए, हमने जिनको वोट किया वो 6 विधायक तो मान लीजिए बिक गए, लेकिन आप क्या कर रहे थे? ये सवाल तो एक लोकतांत्रिक नजरिए से एक वोटर पूछेगा ना। जी 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 जी। मैं एक और चीज, एक एक बड़ा निर्णय आज हुआ है। आज महाराष्ट्र की करीब करीब इंडिया अलायंस का जो वो है वो डील फाइनल, मतलब गठबंधन फाइनलाइज हो गया है। 15 सीट कांग्रेस, 9 सीट एनसीपी, 21 सीट शिवसेना, 2 वंचित आघाड़ी, मतलब वो अब फाइनल हो गया। इसको ले देखिए करीब करीब फाइनल था, मोर और लेस फॉर्मल वो होना बाकी था। मैं इससे जो आपसे समझना चाह रहा हूं, एनडीए का क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि जैसा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल सिर्फ फुटबॉल एनडीए की महाराष्ट्र में हो रही है। आपको अगर वो, और ये जो जो इंडिया गठबंधन ने जो पहले हो रहा था कि इनका कुछ अलायंस थी, एक एक लीड तो ले लिया, अलायंस पहले हो गया है तो बहुत से उसकी एडवांटेजेस हो जाती हैं अगर सीट शेयरिंग ठीक हो। और एनडीए का क्या हो रहा है और एनडीए का क्या होगा महाराष्ट्र में? देखिए, तजुर्बा तो ये कहता है कि जब कोई पार्टी टूटती रही है भारत में, राजनीतिक इतिहास में आप देखें तो जो मूल पार्टी होती है उसमें जो शिखर पुरुष होता है या शिखर परिवार जो प्रधान होता है, लोग अंततः उसी को असल पार्टी मानते हैं। हमने देखा है, इंदिरा गांधी ने को 2 बार ऐसे अवसर आए जब उन्हें 2 बार अपनी पार्टी को अपने ढंग से गढ़ना पड़ा, रचना पड़ा और उसका पुनर्निर्माण करना पड़ा। यानी पार्टी उसके साथ रही जो नेहरू की विरासत को संभाल रही थी। मुलायम सिंह यादव के समय आपको याद होगा, चाचा जी ने बहुत खेल किया था, लेकिन अंततः विरासत उनको मिली जो अखिलेश के पास थी, अखिलेश को मिली, क्योंकि अखिलेश ही मुलायम सिंह के असली उत्तराधिकारी साबित हुए। महाराष्ट्र में आप एनडीए की स्थिति की जो बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एनडीए दुर्बल इसलिए है क्योंकि जो शिखर परिवार है यानी ठाकरे परिवार है शिवसेना में, वो उनके साथ नहीं है। और महाराष्ट्र का मतदाता ये जानता है कि शिवसेना, असल शिवसेना वही है जो उद्धव ठाकरे के साथ है। चूंकि उसके बाद से, जब से ये शिंदे गुट छोड़ के गया है, तब से कोई चुनाव तो हुए नहीं है, तो इसलिए अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि परीक्षा नहीं हुई है। अब परीक्षा होगी तो मेरा ख्याल है कि ये साबित हो जाएगा कि असल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, यही बात लागू होती है एनसीपी पर। अजित पवार जो सीखे हैं, अजित पवार जिस राजनीतिक स्कूल में पले बढ़े हैं, उनकी समझ विकसित हुई है, उसमें वो शरद पवार का स्कूल था, चाचा का स्कूल था। और ये भी हम जानते हैं कि शरद पवार की बेटी और उनके बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता विरासत को लेकर रही है, उत्तराधिकार को लेकर रही है। लेकिन असल असल होता है, नकल नकल होता है। अजित पवार यहाँ गच्चा खा गए और अजित पवार भी, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में ये बात साफ हो जाएगी। इसलिए एनडीए की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर है महाराष्ट्र में, क्योंकि दोनों ही पक्ष बहुत ऐसा नहीं है कि किसी को आप कह दें कि इसकी हालत खराब हो गई। दूसरा, जी जो इंडिया का आपने कहा है कि जो जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, वो मुझे ठीक ठाक लगता है। थोड़ा सा शिवसेना को सीटें ज्यादा लगती हैं, लेकिन अब इसके पीछे गणित क्या है ये मुझे अभी समझना होगा, क्योंकि कोंकण और मुंबई, कोंकण और मुंबई ये तगड़े प्रभाव क्षेत्र वाले हैं शिवसेना के। और विदर्भ में, खानदेश में, मराठवाड़ा में, या ये जो इलाका है अपेक्षाकृत शिवसेना के लिए कमजोर है। इन इलाकों में एनसीपी और कांग्रेस की स्थितियां अच्छी रही हैं। तो ये 21 का जो दिया है उन्होंने शिवसेना को, ये 21 का देना थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है कि शायद ज्यादा दिया। अगर ऐसा होता तो उनको क्या, मतलब शरद पवार के लिए ठीक है 9 सीटें अगर उन्होंने दी हैं तो, लेकिन 15 की जगह अगर कांग्रेस अपने पास 20 सीटें रखती तो महाराष्ट्र में उनके लिए परिणाम अनुकूल और बेहतर हो सकते थे। लेकिन चूंकि 20 अगर रखते और लंबा खिस्ता, तो प्रचार और मीडिया और तमाम तरह के जो वो लोग जो इस पर निगाह रखे हुए थे, वो ये कहते कि कांग्रेस बड़ा दल है और कांग्रेस बड़प्पन नहीं दिखा रही है,
साथियों को लेके नहीं चलती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस बार के चुनाव में प्राथमिकता ये नहीं है कि उसकी अपनी सरकार बने या उसका अपना प्राइम मिनिस्टर बने। उसकी अपनी पहली प्राथमिकता ये है कि लोकतंत्र बहाल हो, लोकतांत्रिक मजबूती के को ध्यान में रखते हुए वो एक ऐसा विकल्प दे सके जिसको बहुमत प्राप्त हो चुनाव के बाद। जी जी, मैं राजेश भाई, मुझे जो मेरी समझ है इस बात की, वो मैं जब इसको ध्यान से देख रहा था तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस में एक चीज और हो रही है कि उनको हर स्टेट में एक लीडर चाहिए। जैसे आप एक किनारे से लीजिए, वेस्ट बंगाल में उनके पास लीडर है, बिहार में उनके पास एक लीडर फेस एक बड़ा चाहिए, तेजस्वी को आगे करके वो सारा ताना बाना बन रहे हैं। जबकि तेजस्वी वैसे देखिए तो आरजेडी की 0 सीट है मतलब लोकसभा में, हेमंत सोरेन उनको वहां पे चाहिए, उनको डीएमके के स्टैलिन आगे हैं, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं। तो मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश में अब उनके पास शर्मिला आ गई हैं, कर्नाटका में उनके पास लीडर है, और जहां पे लीडर नहीं है केरल में देखिए तो दिक्कत कांग्रेस की दृष्टि से कांग्रेस को दिक्कत हुई थी एलडीएफ और उसके बीच में। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा लीडर है और जो लीड करेगा वो उद्धव ठाकरे ने अपने को मतलब बाकी लीडर्स के मुकाबले थोड़ा ऊपर तो वो हो गए, जिस उनका कंडक्ट, उनका चरित्र, उनकी बातचीत, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी लीड करेगा उसको थोड़ी सीट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। आरजेडी में भी आपको अखिलेश यादव यहां लीड कर रहे हैं, तो अगर एक नायक आपके पास है तो शायद लोगों को भी वोट बांधने में, वोट लेने में आसानी होगी। एक कारण ये हो सकता है मेरे हिसाब से। राजेश भाई, बहुत क्विक टिप्पणी। देखिए, आपकी इस तर्क से मैं सहमत हो सकता हूं कि कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया को हर प्रदेश में कम से कम एक चेहरे की आवश्यकता तो है, और उस हिसाब से वो शख्स जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा है, एक दूसरा बेदाग पारी रही है उद्धव की, नंबर 3 जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने आप को, शुरुआत जरूर कुछ 4-6 महीने अटपटे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को विकसित किया एक परिपक्व और लोकतांत्रिक समझ वाले नेता की रूप में। मतलब वो बाल ठाकरे के पुत्र ही नहीं थे उस वक्त जब सरकार गिरी उनकी, तब वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करने लगे थे। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने समीकरण सुधारे थे, और कांग्रेस इस बात को मुझे लगता है कि शायद नहीं छोड़ना चाहेगी कि कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें उद्धव ठाकरे वापस भारतीय जनता पार्टी की ओर मुंह करें। एक जो मुझे बार बार जो सूचनाएं कभी कभी महाराष्ट्र की तरफ से आती थी, शायद वो भी एक आशंका हो सकती है कांग्रेस के लिए, कि ये सुनने में आया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा राजनीतिक क्रीड़ांगन में ऐसा कुछ खेल करे कि जो शिवसेना का शिंदे गुट है, क्योंकि वो तो उनको जिता नहीं पाएगा महाराष्ट्र में, तो शिंदे गुट वापस उद्धव ठाकरे को सौंप दिया जाए और वापस में उद्धव जो है बीजेपी को सपोर्ट करें। लेकिन 14 से 19 के बीच में पहले कार्यकाल में उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना अपमानित किया है, मुझे लगता है शायद वो उद्धव ठाकरे भूल नहीं पा रहे हैं। जी जी, मैं अंतिम चलते चलते एक और प्रश्न, क्योंकि ये अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस उत्तर प्रदेश में भी दे दिया, और ये जहां जहां बीजेपी को अपनी सीटें गड़बड़ होती दिखाई देती हैं तभी नोटिस आती है। मतलब पिछले 5 साल से नहीं आ रही थी, लेकिन जब गठबंधन अनाउंस हो गया और उत्तर प्रदेश में थोड़ा मामला गड़बड़ आने लगा तो एक नोटिस आ गई। वो लगता है सही में, जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं जा रहा हूं कि सीबीआई उन्हीं की सेल है, वो तो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ है, तो मैं उनके सामने क्या जाऊं। 2 चीजें हैं। एक आशंका ये जताई जा रही है कि बीजेपी की बौखलाहट देख के ऐसा लग सकता है कि जो प्रमुख नेता हैं हर पार्टी के, उनको इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए सम ग्राउंड, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, जो इस तरह के लोग हैं, इनको गिरफ्तार करने की आशंका जताई। ये आशंका निर्मूल है या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है आनंद जी कि अखिलेश ने बिल्कुल ठीक प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां इन दिनों जिस तरह से व्यवहार कर रही हैं वो बहुत डेमोक्रेटिक तो है नहीं। अगर वो डेमोक्रेटिक व्यवहार नहीं है तो उन एजेंसियों को अधिक स्थान क्यों दिया जाए? भाई केजरीवाल भी तो ऐसा ही कर रहे हैं,
केजरीवाल ने भी देख लिया कि जब उनके प्रति पूर्वाग्रह या द्वेष के भाव से केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो फिर उन्होंने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अखिलेश का मैं इस टिप्पणी से बिल्कुल सहमत हूं और उन्होंने ठीक काम किया। दूसरी चीज ये है जो आपने बहुत गंभीर इशारा किया है कि अगर प्रतिपक्ष के सारे चेहरों को या अधिकतर चेहरों को अगर जब चुनाव हो तो वो अंदर हो, सीकेचों के भीतर हो, कैद में हो या जेल में हो या हिरासत में हो, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक दिन होगा, बहुत लोकतांत्रिक नजरिए से अच्छा नहीं होगा। हमने देखा था 77 के पहले हम लोग भी पत्रकार थे उन दिनों, जब प्रतिपक्ष में रहते हुए जो प्रतिपक्षी बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन आप कह रहे हैं उल्टा उससे कि 77 में तो इंदिरा गांधी ने उनको छोड़ दिया था चुनाव से पहले। आप कह रहे हैं चुनाव से पहले इन प्रतिपक्षी नेताओं को अंदर कर दिया जाएगा। ये यानी ये स्थिति उस स्थिति से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयावह और डराने वाली है। जी, ये स्थिति ये समझिए राजेश भाई साहब कि इंदिरा गांधी 75 जून में सारे नेताओं को अंदर करके अगर इलेक्शन कॉल कर लेती तो उसका नतीजा कुछ और होता है। ये हमको और आपको दोनों को मालूम है, क्योंकि उस समय फॉर अ ब्रीफ पीरियड देश की जनता को भी लगने लगा था कि भाई ये तो सब चीजें डिसिप्लिन है, कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं। वो फिर उसको 2-4-6 महीने बाद समझ में आने लगा था कि हमारी क्या क्या चीजें। लेकिन पहले रिएक्शन में चूंकि चीजें टाइम से चलने लगी थी, घूसखोरी बहुत कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। हमारे यहाँ घूसखोरी भी एक बैरोमीटर होता है कि अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो चलिए, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।